लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। और सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी में बड़े ही शानदार, बेहतरीन अंदाज में जुटे हुए हैं। आशा करता हूं बड़े ही मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ आप सभी अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तैयारी का रास्ता भी ऐसा होता है कि उसमें हमें परिश्रम की आवश्यकता होती भी है। तो क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, और फिर मैं आपसे कुछ बातचीत कर लूँगा। और क्वेश्चन है कल की क्लास से गति के नियम से, और मैं आपसे पूछूंगा कि न्यूटन की गति के पहले नियम का, गति के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? गति के प्रथम नियम का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? अदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताएंगे। शिवेंद्र धर्मेंद्र सर को औरैया की धरती से प्रणाम, औरैया की धरती को मेरा सादर प्रणाम। कुलदीप कह रहा है आप नहीं गए लखनऊ। यार देखो, अगर सब लखनऊ चले जाएंगे तो फिर यहाँ की कक्षाओं को कौन देखेगा? हर चीज़ ज़रूरी है। थोड़ा सा आप सभी के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी कुछ क्लासेस भी लगातार चलती रहें। अगर सारी क्लासेस एक साथ बंद पड़ जाएंगी तो बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तो कुछ अध्यापकों को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तक तो लग रहा है सभी का एकदम अच्छा आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सभी का आंसर है जड़त्व का नियम। वेरी गुड। तो न्यूटन साहब के पहले नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये हो गया कल की क्लास का सवाल, और मैं देख रहा हूँ कि सभी का एकदम ये सही है। शायद ये, मैं तो कहूँगा, पहला ऐसा सवाल है जिसका आंसर मुझे अब तक एक सिंगल मेरे प्यारे भाई बहन का भी गलत नहीं दिखाई दिया। एक सिंगल भाई बहन का भी कोई भी क्वेश्चन अभी तक मुझे गलत नहीं नज़र पड़ता है, और सभी का आंसर है जड़त्व का नियम। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 6, पाठ नंबर 6। और पाठ नंबर 6 है आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये इस चैप्टर का नाम है, यानी कि इंग्लिश में वर्क, एनर्जी एंड पावर। और ये वो 3 राशियां हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों राशियां वो राशियां हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर में हम ये तीनों राशियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्य से कि कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो देखो, ज़्यादातर हर जगह पर कार्य की परिभाषा के नाम पर उसके फॉर्मूले को लैंग्वेज में बता दिया जाता है। जैसे कार्य की परिभाषा अगर किसी से पूछोगे तो कहोगे कि बल गुणा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अरे भाई, वो तो सूत्र है, तुम सूत्र को ही बोल के बता दे रहे हो, बस लिख के बताने की बजाय बोल के बता दे रहे हो। ये परिभाषा नहीं है। कार्य की सही परिभाषा क्या है कि अगर तुम किसी वस्तु पर बल लगाओ और उस बल के कारण वो वस्तु अपनी जगह को छोड़ दे, अपनी जगह से विस्थापित हो पाए, तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ है, तो वर्क हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक दीवार है, मान लो एक कमरे की दीवार है, यहां पर मैं खूब सारा बल लगा रहा हूं, सुबह से शाम तक लगाए जा रहा हूं, ये टस से मस नहीं हुई, तो फिर मैं कहूंगा मैंने चाहे कितना ही बल लगाया, चाहे मैं थक गया पूरी तरह से, लेकिन कार्य मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने इस वस्तु को अपनी जगह से नहीं विस्थापित किया, नहीं डिस्प्लेस किया। तो कार्य का मतलब होता है कि जब तुम किसी चीज पे बल लगाओ और उस बल के कारण वो वस्तु अपनी जगह को छोड़ दे, अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। तो कार्य की परिभाषा बनती है कार्य की परिभाषा बनती है कि यदि बल के प्रभाव से, यदि
बल के प्रभाव से वस्तु विस्थापित होती हो, यदि बल के प्रभाव से वस्तु विस्थापित होती है तब कार्य होता है, या वहां कार्य होता है, तब कार्य होता है। ठीक है, यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड, ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना, व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ या ड्यू टू फोर्स। अगर फोर्स की वजह से किसी वस्तु में आपको कोई विस्थापन देखने को मिलता है, कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे ये कार्य होगा। थकने का कार्य नहीं हुआ है। नीरज, थकना कोई काम नहीं है, थकना कोई भी काम नहीं है। विज्ञान की भाषा में थकना कोई काम नहीं है। कार्य की काम को करने की क्षमता को कार्य कहते हैं। मैं भाई साहब, ये क्या बात कही है तुमने यार, काम को कार्य कह रहे हैं। ऐसे तो ऊर्जा को ऊर्जा कहते हैं। ऐसे तो दुनिया की तुमसे कोई भी परिभाषा पूछ ले कि भाई शक्ति क्या होती है, तुम कहोगे शक्ति को शक्ति कहते हैं। भाई यार, ये कौन सी बात हुई जी। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब कोई मुझसे कहे कि चलो भैया ये तो बात ठीक है, मान के चलो मैंने किसी वस्तु पर, ये कोई बॉडी है, कोई बक्सा है, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, यानी कि बल लगाया जो कि है F, और बल लगाने से ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक चली गई, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो, शुरू वाले सिरे से लो तो शुरू वाले सिरे तक, लास्ट वाले सिरे से लो तो लास्ट वाले सिरे तक, बराबर ही रहेगा। इतनी ये वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हुई है। ये है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे हम S। तो आप कहोगे कि जो कार्य है इस प्रक्रिया में, अगर आप कार्य कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तुम क्या करो कि जो तुमने बल लगाया है, जो तुमने फोर्स लगाया है, उसको गुणा कर दो विस्थापन से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से। अब देखिए, आप कहेंगे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे मैथमेटिकली लिखेंगे कि कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अगर देखो, अगर यहां पर तो हमने बल इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई किसी वस्तु पर एंगल के साथ बल लगाता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ये तो नोट भी हो गया होगा, है ना। एक सेकंड और रुको, ये आपका नोट भी हो गया होगा, ताकि थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाएगी। अब देखो, ये तो हो गया सिंपल, हमने एक वस्तु पे बल लगा दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया मैं तो किसी एंगल पे बल लगाऊंगा, यानी कि मैं तो इस वस्तु को ऐसे धक्का ना देके, मान लो मैं तो ऐसे धक्का दूंगा, यहाँ लगा लो, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा, किसी थीटा एंगल पे, तो तुम क्या करोगे कि कार्य का फॉर्मूला कहोगे, अगर F बल थीटा एंगल पे लगे और ये वस्तु S दूरी विस्थापित हो जाए, तो फॉर्मूला हो जाएगा Fs cos ऑफ थीटा। अगर थीटा दे, सिंपल सी बात, अगर थीटा दे तो थीटा लगा लेना, और थीटा ना दे तो थीटा मत लगाना। दोनों ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि दोनों ऑप्शन एक साथ हो जाएंगे, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो एक बार सभी नोट करो, और नोट हो जाए तो थम्स अप करो कि हमारी समझ में आ गया कि कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है कि तुमने किस वस्तु पर कितना बल लगाया, और बल के प्रभाव से वो वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हुई है। इन दोनों की प्रोडक्ट को कर दोगे तो बल मिल जाएगा, और परिभाषा आपकी ये हो जाएगी।
तो एक बार थम्स अप कर देंगे जब आपका नोट हो जाएगा, ताकि मैं अगली स्लाइड को ले सकूं। चलो, हाँ चंदन विश्वकर्मा, ये तो बड़ी गहरी बात तुमने कही है, परंतु हमें उतना गहरा जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल कॉस ही होगा, बिल्कुल कॉस होगा, साइन इसमें नहीं लेंगे। बस इतना याद रखना है, W बराबर F गुणा S, और अगर थीटा दे रखा है तो FS कॉस थीटा। अच्छा, अगर तुमसे पूछे कार्य के बारे में और जानकारी, तो सारी चीज़ें अब सूत्र से निकल जाएंगी। भाई अगर तुमसे पूछेगा कि इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है, तो तुम कहोगे इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है, ये क्या है? कार्य की यूनिट। पहले देखो इसकी तीनों यूनिट देख लेते हैं ना। पहले इसकी देखो MKS यूनिट। MKS यूनिट का मतलब केवल आप मीटर, किलोग्राम और सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। तो बल का MKS मात्रक क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ से निकलेगा भाई? कल हमने पढ़ा F बराबर M में। ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन MKS मात्रक क्या होगा? यहाँ kg और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो विस्थापन का मात्रक होगा मीटर, सॉरी। तो कितना मात्रक हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया MKS मात्रक। ठीक है, इसमें लिख लेंगे हम यहाँ कि ये कौन सी यूनिट हो गई इसकी? MKS यूनिट। MKS यूनिट। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हम देखें कि भैया जी इसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट होती है इसकी न्यूटन। क्या रहेगी? न्यूटन। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी CGS यूनिट बताओ, तो CGS यूनिट हो जाएगी इसकी अर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्य की CGS यूनिट क्या होगी? अर्ग होगी। कार्य का CGS मात्रक क्या हो गया? अर्ग हो गया। अब हमेशा SI मात्रक में और CGS मात्रक में एक संबंध होता है, यहां पे भी होगा। मात्रक में संबंध क्या है कि 1 न्यूटन बराबर, सॉरी ये हो जाएगा इसका मात्रक जूल, सॉरी न्यूटन नहीं, जूल। न्यूटन तो बल का होता है, ये होगा आपका जूल। ठीक है, और इसमें संबंध होगा 1 जूल बराबर, ये सीधा याद रखना है आपको, 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ये सीधा सीधा आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस की साइंस के नोट बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्तर की साइंस आएगी। हाँ, ऐसा यूनिट बिल्कुल जूल होगी। ठीक है, चलो, तो ये मात्रक की बात हो गई। अब अगर आप मुझसे पूछो कि इसकी विमा क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो मैं कहूँगा भाई डायमेंशन तो तुम खुद निकाल लेते हो, और विमा हमेशा निकलती है MKS यूनिट से। तो MKS यूनिट में देखो, kg के लिए क्या कहोगे? M, मीटर के लिए L कहोगे, और सेकंड के लिए कहोगे T की पावर 2। तो ये ऊपर जाके कितनी हो जाएंगी? माइनस की 2 हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा ML2 T-2। डायमेंशन हो जाएगी ML2 T-2। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसी राशि है, तो मैंने जुगाड़ बता रखा है आपको, प्लस माइनस वाला। भाई बल एक सदिश राशि है, सदिश को माइनस लोगे, ये भी एक सदिश राशि है, इसको भी माइनस लोगे, तो माइनस में माइनस की गुणा प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? अदिश, यानी कि स्केलर। भाई मैं तो कहूँगा इससे आसान राशियों को याद रखने का कोई तरीका नहीं है अदिश और सदिश को। आपके दिमाग में इतने फॉर्मूले कैसे रहते हैं? भाई दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है, देखो किसी भी अध्यापक को अगर सब्जेक्ट अपना याद है, तो ये सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि वो बार बार एक चीज़ को पढ़ाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, किसके थ्रू? रिवीजन के थ्रू। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा आपकी चीज़ों पे कमांड बनती चली जाएगी।
चलो बहुत बढ़िया। सर सदिश होती है, देखो तुम भाई अपनी बात ज़बरदस्ती कहोगे कि कार्य एक सदिश राशि है, तो फिर तुम एक नई खोज कर रहे हो। ऐसे क्यों कर रहे हो? तो अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, गूगल करके देख लो। कम से कम ऐसे तो मत कहो कि भैया सदिश राशि होती ही है। या तो मेरी बात पे भरोसा करो या गूगल से वेरीफाई कर लो। ऐसे मत कहो यार कि सदिश होती है, ये हमेशा आदेश होती है, और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सर जॉब और टीचिंग को कैसे बैलेंस करते हैं? यार बैलेंस में मत पूछो, जब से जॉब और टीचिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये मान लो सुबह 6 बजे उठना है और रात को 12 बजे सोना है और पूरे दिन बस लगे रहना है। मैनेज ही करना पड़ता है यार किसी भी चीज़ में। पहले थोड़ा घूम फिर लेते थे, एक्सरसाइज हो गई, हंसी मजाक हो गया, अब सब चीज़ें बिल्कुल कट ऑफ हो गई हैं। बट एक बात है कि जब आप अपना पूरा समय बेहतर यूटिलाइज करते हैं तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता है, एक स्वयं की संतुष्टि ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया किसके बारे में? कार्य के बारे में सारी जानकारी। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, कार्य से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको करवा दूंगा। लगे हाथों ऊर्जा को और कर लेते हैं। अब कार्य अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ऊर्जा भी आपको बढ़िया समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा का बड़ा ही गहरा संबंध है। वर्क और एनर्जी का। कौन सी एनर्जी? मैं सभी तरह की एनर्जियों की बात करूंगा। पहले मैं जनरल बात करूंगा एनर्जी के बारे में, फिर हम ये देखेंगे कौन सी ऊर्जा। तो पहले बात ये समझो, ऊर्जा क्या होती है। एक बात सोचो कि आपको काम करने के लिए आपको, अच्छा कुली वाली बात, ठीक है, कुली वाली बात समझ लेते हैं, वो जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा को समझने से पहले कुली वाली बात समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बढ़िया याद दिला दिया। इसको यहीं कर लेते हैं। मैं सोच रहा था क्वेश्चंस में कर लेंगे, अगर आपकी डिमांड है तो यहीं कर लेते हैं। तो फिर हमें अच्छे से समझना होगा कार्य के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं कवर कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। मैं क्वेश्चंस के माध्यम से करता है इस चीज़ को। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। अब तुम लोग 3 तरह के कार्य पढ़ते होंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो। लेकिन तुम इसे कोण के आधार पे पढ़ते होगे, एंगल के आधार पे। आप पढ़ते होगे कि इसका 0 डिग्री एंगल तो ये कार्य पॉजिटिव, 90 डिग्री तो जीरो, 180 डिग्री तो नेगेटिव, ऋणात्मक। लेकिन हमें कभी समझ नहीं आती वो चीज़ें, और कई बार कुली के केस में तो तुम बड़े कंफ्यूज होते हो। कहीं तो कह देगा कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 है, कहीं तुम्हें लगता है कुली के द्वारा किया गया कार्य कुछ निकल के आ रहा है, उसकी एक वैल्यू आ रही है, वो 0 नहीं है। तो पहले इसको अच्छे से समझें। उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझो। तुम देखो, मान के चलो तुम्हारी शादी हुई, बढ़िया, तुमने एक गाड़ी खरीदी और अपनी उनको लेके जा रहे हो घूमने। ये होगी तुम्हारी गाड़ी। अब गाड़ी चल रही है मान लो इस दिशा में, ये गाड़ी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये है गाड़ी के विस्थापन की दिशा। ऐसे बोल दूं, समझ जाओगे। तो एक बात बताओ कि गाड़ी को कौन आगे लेके जा रहा है? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि गाड़ी में लगा हुआ इंजन जो है वो गाड़ी को आगे धक्का देता है, गाड़ी के टायरों को आगे धक्का देता है, तभी तो गाड़ी आगे जा रही है। तो गाड़ी को आगे ले जाने वाला कौन है? इंजन का बल। मैं कहता हूं कि ये है वो बल जो गाड़ी को आगे ले जा रहा है, और मैं कह रहा हूं ये फोर्स है किसका? इंजन का। FE लिखने का मतलब बल है इंजन का। क्या गाड़ी पर और भी बल लग रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल लगे हुए हैं। तुम इसको साइकिल पे महसूस कर पाते हो। जब तुम साइकिल चलाते हो तो तुम्हें लगता है कि हवा जो है वो तुम्हें पीछे धकेल रही है। सामान्य, नॉर्मली अगर हवा तुम्हारी दिशा में बह रही है तो अलग बात है, लेकिन सामान्य हवा जो रहती है, रुकी हुई हवा, वो तुम्हें क्या लगता है? पीछे धकेल रही है। गाड़ी पे भी ऐसे ही महसूस होगा। जब गाड़ी चलेगी तो बहुत सारी हवा उसको पीछे धकेल रही होगी। तो हवा क्या कर रही है? हवा तुम्हें रोकने का काम कर रही है। ये लग रही है हवा, ये बल है किसके द्वारा? एयर के द्वारा, हवा के द्वारा। बहुत बढ़िया। क्या और भी कोई फोर्स यहां पे लगा हुआ है? जी बिल्कुल। कौन है? वो है गाड़ी का भार। तुम उसमें बैठे हो, तुम्हारा भार, तुम्हारी जो वो है उन्होंने मेकअप कर रखा है उसका भार, सबका भार है। किसी भी वस्तु का भार हमेशा क्या चाहता है? कि वस्तु नीचे आ जाए।
तुम छत से किसी वस्तु को फेंक दो, वस्तु अपने आप नीचे ही आएगी। भाई वस्तु ऐसे क्यों नहीं जाती? अगर नॉर्मल छोड़ोगे तो ऊपर क्यों नहीं जाती, इधर क्यों नहीं जाती? वो इधर ही क्यों जा रही है? क्योंकि उसे उसका वेट, भार नीचे ले जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो भार होता है वो हमेशा कहाँ होता है? वो हमेशा नीचे की ओर होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। तो एक बल गुरुत्वाकर्षण भी लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण आगे सीखेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आता होगा कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है। अब एक ही चीज पर लगे हुए हैं 3-3 बल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों में से वो कौन सा बल है, बड़े ध्यान से सुनना हर एक बात को, जो कार को उस दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में तुम चाहते हो। भाई गाड़ी में बैठ के तुम क्या चाहते हो कि गाड़ी अगर तुम चाहते हो ऐसे चले, तो बताओ ऐसे ले जाने वाला बल कौन सा है? ई लिख दो, जी लिख दो, ए लिख दो, तीनों में से कौन सा बल है? जल्दी बताओ। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा कि कौन सा वो फोर्स है जो गाड़ी को उस दिशा में लेके जा रहा है जिस दिशा में तुम चाह रहे हो। तुम चाहते हो विस्थापन इस दिशा में हो। भाई तुम गाड़ी चलाने में ये थोड़ी सोचोगे कि यार गाड़ी पीछे की तरफ भग जाए हमारी अपने आप, या नीचे की तरफ जमीन में गड़ जाए, ऐसे थोड़ी चाहोगे। तुम चाहोगे आगे चले। तो सभी का एकदम सही आंसर आना शुरू हो गया है। फ्रिक्शन भी लगेगा सौरभ। फ्रिक्शन को हमने एयर में काउंट कर लिया। मान लो ठीक है, तुम फ्रिक्शन कहना चाहते हो, ये लो टायर के बीच फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे की दिशा में। अगर तुम और बात बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल बढ़ाएंगे हम, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये लग गया आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एयर का भी पीछे खींच रहा है, फ्रिक्शन का भी पीछे खींच रहा है, तो इसको समझ लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई भी बल लगे तो भाई साहब इंजन का जो फोर्स है वो गाड़ी को आगे ले जा रहा है। तो याद रखना कि उस बल के द्वारा कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा जो उस दिशा में लेके जाए जिस दिशा में तुम चाहते हो। तो इस बल के द्वारा कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। यानी कि जो इंजन का बल है, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, इंजन का जो बल है इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है? पॉजिटिव है। पेपर में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है। पहले पूरा समझ लो फिर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बल है जो तुम्हारी गाड़ी को पीछे धकेल रहा है? तो तुम कहोगे चाहे इस बल को देख लो चाहे इस बल को देख लो, ये पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो चाहे तुम कहो कि फोर्स ऑफ एयर यानी हवा का फोर्स, या तुम कहो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण का बल, ये दोनों के दोनों, हवा का बल या घर्षण का बल हमारी गति का विरोध कर रहे हैं। जिस दिशा में तुम ले जाना चाह रहे हो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इनके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। जो तुम्हें रोकेगा उस बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। कोई भी एंगल की जरूरत ही नहीं है, ना कुछ एंगल वेंगल नहीं देखना, हमेशा ऐसे सीखो। अब इस फोर्स की बात करें तो ये बताओ, ये आगे ले जा रहा है या पीछे? ऐसे मत सोचो कि यार नीचे कोई चीज लगेगी तो कार को बढ़ने में समस्या होगी ना। मैं जितना कह रहा हूं बस उतना सोचो। आगे ले जा रहा है या पीछे ले जा रहा है? तुम कहोगे अरे तो कहीं नहीं ले जा रहा ना, तो आगे ले जा रहा। आगे ले जाता तो पॉजिटिव कहते, पीछे ले जाता तो नेगेटिव कहते। ये कहीं नहीं ले जा रहा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, जो आपका ग्रेविटी का फोर्स है, जो आपका गुरुत्व का फोर्स है, इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो कैसा है? शून्य, यानी कि 0। ये ना आगे ले जाता ना पीछे ले जाता, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है? शून्य है। क्या आपको तीनों तरह के वर्क समझ में आ गए बगैर किसी फॉर्मूले और के? ये होता है जब तुम किसी चीज को गहराई में समझो तो तुम बगैर मैथ की हेल्प लिए फिजिक्स समझोगे। अगर तुम यहाँ पे थीटा की हेल्प ले रहे हो तो मैथ की हेल्प ले रहे हो फिजिक्स समझने के लिए, जो कि फिजिक्स को समझना नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य क्या होते हैं? अगर हाँ तो थम्स अप करें, नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपका एग्जांपल ले लेते हैं कुली वाला। जिनको समझ में आ गया खुद आंसर करना, जिनको नहीं आया उसके माध्यम से समझ लेना। इतना ही बना लेंगे, समझ जाओगे ना, इसमें कोई ज़्यादा बहुत लिखने की बात तो नहीं है।
अब क्वेश्चन आएगा पेपर में कि कुली जो पोर्टर होते हैं, जो आपका सामान प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, कुली बोझा लेकर चल रहा है। अब देखो इस सवाल को ना कहीं भी तुमने देखा हो तो बड़े ध्यान से देखना दोबारा जाके। कुली बोझा लेकर चल रहा है। अब देखो ये कुली भैया, ठीक है, ये ले रहे हैं बोझा अपने सर पे। देखो पहली बात तो तुम आंख बंद करके ये तो नहीं कह सकते कि कुली के द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, जबकि तुम्हें ऐसा ही लगता है हमेशा। मैं पूछता हूं अगर कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य है, जीरो है, तो फिर तुमने उसको पैसे किस बात के दिए? जब उसने ट्रेन में तुम्हारा सामान रख दिया तो तुमने पैसे किस बात के दिए? यार पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन तुम पैसे दे रहे हो, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो नहीं है। कैसे? सुनो, ये कुली भैया हैं। अब एक बात बताओ कि कुली भैया अपनी मांसपेशियों का फोर्स, अपना फोर्स किधर लगा रहे हैं? अगर मान लो कुली भैया ऐसे चल रहे हैं, ऐसे करके ऐसे इधर की डायरेक्शन में कुली भैया चलते हैं, तो इनका डिस्प्लेसमेंट कहाँ? इस डायरेक्शन में है। विस्थापन कहाँ है? इस दिशा में। तो विस्थापन किसकी वजह से हुआ? विस्थापन हुआ होगा जब कुली भैया ने फोर्स लगाया होगा आगे की तरफ। भाई तुम चलने के लिए अपनी बॉडी को आगे ही तो धकेलोगे, आगे पुश करोगे। तो कुली भैया का विस्थापन जब हुआ इधर की दिशा में, जब उन्होंने बल लगाया, फोर्स लगाया, किस दिशा में? आगे की दिशा में। ये फोर्स लगाया किसने? कुली भैया ने, ठीक है। क्या और भी फोर्स है यहाँ पे? देखो हवा का तो नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। हवा का बल लगता है, हवा का बल लगता है जैसे जहाँ पर ज़्यादा तेज गति होती है, जैसे कार की गति हो गई, साइकिल की गति हो गई। कुली की गति में हवा का फोर्स नहीं लगेगा, उसको हटाओ। घर्षण, घर्षण भी लगेगा लेकिन उसको नेग्लेक्ट मान लो, या घर्षण के द्वारा नेगेटिव हो गया, वो पीछे हमने समझ लिया। जरूरी है समझना ग्रेविटी का फोर्स, क्योंकि यहाँ पे वजन अच्छा खासा है। अब कुली का वजन है खूब अच्छा खासा, सामान वामान लदा हुआ है, तो वजन कहाँ काम करेगा? हमेशा नीचे। और ये फोर्स किसकी वजह से होता है? ये ग्रेविटी की वजह से होता है, यानी कि ये गुरुत्व की वजह से होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्य बताओ, आपसे पूछा जाएगा कार्य बताओ, यानी कि वर्क बताओ किसके द्वारा। तो वर्क आपको बताना है किसके द्वारा। एक तो कुली ने जो फोर्स लगाया, ठीक है, और एक ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया, गुरुत्वाकर्षण ने जो फोर्स लगाया। तो मुझे बताओ कि कुली कहाँ जाना चाह रहा है? आगे। कुली जाना चाह रहा है आगे, और कौन सा फोर्स कुली को आगे लेके जा रहा है? जो कुली लगा रहा है। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य, भाई जो फोर्स उसे आगे लेके जा रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क तो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या ये कुली को आगे खींच रहा है, पीछे खींच रहा है? कहीं भी नहीं खींच रहा। आगे खींचता तो ऐसे लगता, पीछे खींचता तो ऐसे लगता, नीचे लग रहा है तो कहीं नहीं खींच रहा। अगर ये कहीं भी नहीं खींच रहा है तो इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है? जीरो है, शून्य है। अब तुम फिर से एक बार उस सवाल को जाके देखना जहां तुम आंसर जीरो करते हो, तो उसमें साफ साफ बोलता है कि कुली बोझा लेके चल रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, या गुरुत्वाकर्षण किसकी वजह से होता है? उसके भार की वजह से होता है। भाई उसके वेट की वजह से ही तो गुरुत्वाकर्षण है, तो या तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कहेगा या फिर वो भार के द्वारा कहेगा। तो भार के द्वारा किया गया कार्य शून्य है, कुली के द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर है पॉजिटिव प्लस। एक बार बताएंगे क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि हाँ भैया हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सत्येंद्र वेरी गुड, कि गुरुत्वाकर्षण में जीरो होता है। तुम इसको फॉर्मूले से समझोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अब बस तीन चीज़ें सोचो कि किसी वस्तु को आगे बढ़ाने में कौन मदद कर रहा है, पीछे कौन ले जा रहा है, और ऐसा फोर्स जो ना आगे ले जा रहा ना पीछे। आगे ले जाने की वजह से पॉजिटिव, जो उसका विरोध करता हो नेगेटिव, और जो उसको कहीं भी नहीं ले जा रहा उसकी वजह से जीरो। ये हो गया आपका आंसर।
चलो बहुत बढ़िया, मौज आ गई, सभी को एक बार समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो शायद इससे आसान कहीं भी नहीं समझाया जा सकता। ये मैंने आपने आज तक थीटा की हेल्प से समझा होगा, परंतु मैंने कोई थीटा की हेल्प नहीं ली है। अब आप बहुत आराम से ऐसे सवाल कर ले जाओगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक कार्य के सवाल। हरी जी एक थोड़ा PDF लगाओ, एक बार सवाल देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल इससे लोको पायलट में पूछे गए हैं और फिर उनको करेंगे। वैसे मैं पूरे चैप्टर के एक साथ लाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, कार्य के सवाल कर लेंगे उनमें से। मुझे बता दो, ये हमारा हरी से एकदम स्मार्ट एडवांस, गजब। चलो तो आओ एक बार सवाल देख लेते हैं। और ये सवाल है कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों के बीच है। चलो इसको कर लेते हैं, इनको ऊपर ऊपर रख लेते हैं। ये है आपका ALP का आया हुआ सवाल 20 अगस्त 2018 का। और क्वेश्चन कहता है आपसे कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? अगर कोण की बात कही है तो फिर कोण भी ले लेंगे और कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बल, विस्थापन और कॉस के साथ कोण। तो बल कितना, कार्य कितना है? 20 जूल। 20 जूल, जूल में क्या होता है? कार्य। न्यूटन में क्या होता है? बल। न्यूटन में हो गया बल। विस्थापन किस में होगा? मीटर में। विस्थापन हो गया 2 मीटर और हमें निकालना है थीटा। 20 से 20 कट जाएगा। अब देखो यहां बचेगा 1 बराबर 2 कॉस थीटा। देखो मेरा काम तो यहां खत्म हो जाता है, ये आपका गणित है अब, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि चलो आपको नहीं आती ये चीजें तो मैं एक्सप्लेन करके चलता हूं। अब ये 2 इधर है तो कॉस के साथ गुणा में है, तो मैं थीटा का मान निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। जो चीज़ इधर गुणा में होगी वो भाग में आ जाएगी, तो 1/2 आएगी, ठीक है। और भाई कॉस में वैल्यू याद रख लेना कि कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस में वैल्यू होती है 60 डिग्री की। ये सारी वैल्यूज तो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी साइन और कॉस की। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसलिए थीटा आ गया 60 डिग्री। बहुत बढ़िया आंसर है सभी का और 90% बच्चों का ए। ग्रेविटी कभी पॉजिटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है यार, ग्रेविटी पॉजिटिव। देखो ऐसे मत समझो कि हमेशा ग्रेविटी 0 होगी। तुम ये सोचो कि जो बल वस्तु को उस दिशा में लेके जाएगा जिस दिशा में तुम चाहते हो वो पॉजिटिव होगा, जिस दिशा में तुम चाहते हो उसकी उल्टी दिशा में लगने वाला बल नेगेटिव होगा, और जो इन दोनों दिशाओं के अलावा कहीं भी लगा हुआ है वो शून्य होगा। जैसे ग्रेविटी कहाँ पॉजिटिव होगी? तुम छत से एक बॉल को फेंक रहे हो, तुम्हारी चाहत है कि तुम बॉल को फेंको, बॉल नीचे जाए, और बॉल को नीचे कौन ला रहा है? बॉल को नीचे ला रही है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से पॉजिटिव होगा। हवा उसकी उल्टी दिशा में लग रही है, हवा तो किसी भी नीचे आती हुई वस्तु को ऊपर धकेलने का काम करती है, तो हवा की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अब कोई उसको ऐसे करे, ऐसे इधर की दिशा में कोई भी फोर्स लगाए, इधर लगाए, इधर लगाए, इधर लगाए, सब शून्य हो जाएंगे, क्योंकि उनका ना वो इस दिशा में है ना इस दिशा में है, ठीक है। चलो तो आंसर हो गया आपका थीटा बराबर 60 डिग्री। वेरी गुड, एक सवाल हो गया। आगे देखते हैं, कार्य का सवाल है ये सवाल है, और सवाल कहता है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। तो देखो बल का फॉर्मूला क्या है, कार्य का फॉर्मूला क्या है? कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि वर्क होगा, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि किसी बॉडी पे तुम फोर्स लगाओ फिर भी कार्य 0 हो? ये शायद मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तुम रुकी हुई दीवार पर फोर्स लगाए जा रहे हो तो मैं कोई कार्य नहीं मानूंगा, क्योंकि वो दीवार चली ही नहीं। मेरे लिए कार्य की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए वर्क जब मानूंगा मैं जब वो बॉडी अपनी जगह को छोड़ दे मेरे फोर्स लगाने से या किसी भी वस्तु के फोर्स लगाने से। तो भाई ये है, लेकिन ये क्या है? 0। तो ये चाहे 50 भी न्यूटन हो, कुछ भी हो, 50, 100, 500, 1000 कुछ भी, इसकी गुणा करोगे 0 की तो ये 0 ही आ जाएगा। तो अगर विस्थापन शून्य होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, किसी भी बॉडी पे कितना भी फोर्स लगाते रहो तुम,
कार्य क्या होगा, 0 रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, यहाँ आपसे कार्य का टाइप नहीं पूछा, यहाँ तो उसने ये कहा है कि कार्य शून्य कब होगा, तो कार्य शून्य होगा जब विस्थापन शून्य है। पॉजिटिव निगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो 3 का आंसर हो गया डी, सभी का एकदम बहुत बढ़िया आंसर है। कार्य का सवाल है, इसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों के हैं, तो मैं केवल आपको कार्य के सवाल करवा रहा हूँ। ये हमारे कार्य के सवाल थे, ये बस 2 सवाल हमें करने हैं, बाकी सब ऊर्जा और शक्ति के सवाल हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्य के प्रकार। एक बार आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें, और फिर हम अगली राशि पे चलें जिसका नाम है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर डी। अगर आप कार्य और कार्य के प्रकार से सहमत हैं तो फिर हम आगे कूच कर सकते हैं। क्लास का बैक बेंचर हूँ पर ज़िंदगी में टॉप पर जाना चाहता हूँ। देखो प्रतीक, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, लेकिन एक बात बताऊँ मैं, अगर तुम वाकई टॉप पे जाना चाहते हो ना, तो आज के बाद इस बात को कहीं मत लिखना, सिवाय अपने हार्ट में या ब्रेन में, कहीं भी। मतलब सोच लो बस, इस बात को लिखनी नहीं है। पता है, जो बच्चे कभी टॉप पे जाते हैं ना, वो कभी चीख चीख के नहीं कहते। जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि पढ़ाई तो मतलब एक मनोरंजन का साधन बन गई है। हर बच्चा, हर व्यक्ति स्टेटस लगाएगा, एक दिन 1 घंटे पढ़ लेगा तो 4 स्टेटस लगा देगा, 6 रील डाल देगा, 8 पोस्ट डाल देगा। मैं तो मानता हूँ कि तुम पढ़े, या फिर तुमने उतना, जितने समय तुम पढ़े उतने से ज़्यादा समय तो तुमने सोशल मीडिया पे उसको दिखाने में लगा दिया। जैसे नई नई बातें करेंगे, अब की बार सिलेक्शन लेकर लेना है, कोई पोस्ट डालेंगे कि वो चली गई तो क्या हुआ, सिलेक्शन तो आएगा। भाई साहब, अगर तुम इस तरह से करते रहो, सोचो तुमने कह दिया, मैं तो कहता हूँ सबका सिलेक्शन ना हो, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर क्या कहोगे यार किसी से, वो और तुमसे आगे कहेगी देख लेना मैं आई ना, सिलेक्शन आया। तो ऐसी चीज़ों को कभी कहीं बोलो मत, लिखो मत, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया। अब समझते हैं कार्य, एनर्जी। तो एनर्जी, अब देखो ये तीनों एक ही चैप्टर में है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य को तुमने समझ लिया तो ऊर्जा और शक्ति इसी से बनती हैं, ये भी बढ़िया समझ में आ जाएंगे, बशर्ते आपको इसमें समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनो, ऊर्जा क्या होती है। अपना ही एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमें, मान लो मैं बोल पा रहा हूँ, मैं यहाँ टहल पा रहा हूँ, तुम पढ़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि हम खाना पीना खाते हैं। अगर मैं खुद खाना ना खाऊं, तुम भी खाना ना खाओ, तो क्या मैं 1 घंटे बोल पाऊंगा? नहीं। यानी कि अगर हम काम कर पा रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु कार्य कर पा रही है तो वो किसी ना किसी चीज से एनर्जी ले रही है, ऊर्जा ले रही है। यानी कि मैं कहता हूं कि अगर कोई वस्तु काम कर पा रही है तो उसके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा की परिभाषा यही है कि वो वस्तु काम करने लायक है तो कह दो उसके अंदर ऊर्जा है। यानी कि काम कर पाने की क्षमता, शब्द सुनना, क्षमता, एबिलिटी को कार्य कहते हैं, सॉरी ऊर्जा कहते हैं। अगर मेरे अंदर काम कर पाने की क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे अंदर ऊर्जा है। तो ऊर्जा की बड़ी बेसिक डेफिनेशन है कि ये क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क। अगर भाई कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, कोई कम काम कर रहा है तो उसके अंदर कम ऊर्जा है। भैया कौन सी ऊर्जा, गतिज, स्थितिज, पोटेंशियल, काइनेटिक, सब की सब। ऊर्जा की एक सामान्य परिभाषा है कि आप काम कर पा रहे हो तो आपके अंदर ऊर्जा है। इस बात को बिल्कुल खून में घुसा लो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो हमने खाना खाया, हमारे शरीर में ऊर्जा आई, हमने उसको सीधा सीधा कार्य में बदल दिया। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, स्पेशली ऐसे, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। मात्रक क्या है, जो मात्रक कार्य का है। भाई जितनी ऊर्जा थी सब कार्य में बदल गई, तो मात्रक जो कार्य का है, भाई चाहे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का हो, चाहे जूल का हो, चाहे अर्ग का हो, जो मात्रक कार्य के हैं वही इसके हैं। तो फिर तो जो विमा कार्य की है वही इसकी होगी, और जैसी राशि कार्य है वैसी ही राशि होगी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा की यूनिट, ऊर्जा की विमा यानी कि डायमेंशन
तो कॉपी में लिखना मत। इसका ये सदिश है या अदिश है, ये कैसी है, अदिश है, मैं लिखे देता हूँ। ये सारी चीज़ें कैसे लिखो, इनके आंसर मत लिखो, ये लिखो कार्य के जैसी। आपको तभी समझ में आएगा कि इसका कार्य से गहरा संबंध है। और गहरा संबंध क्या, मैं तो ये कहता हूँ यही कार्य है। बुलाई बात समझ। मैंने देखा बहुत सारी किताबों में तो पहले ऊर्जा परिभाषित कर दी फिर कार्य। भाई साहब क्या कह रहे हो, पहले 5 पढ़ा दिया फिर 0 पढ़ा रहे हो। तो इनका अपना एक सीक्वेंस है। कौन सी ऊर्जा कार्य के जैसी है, सारी ऊर्जाएं कार्य की जैसी हैं। सारी ऊर्जाओं का मात्रक कार्य का मात्रक है। सारी ऊर्जाएं अदिश राशि हैं। सारी ऊर्जाओं की विमा कार्य की जैसी है। आसान बात हो गई। तो मैं कह रहा था शुरू में ही कि कार्य को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गई हमारे पास किसकी बात, ऊर्जा की बात। क्या ये बात, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? जरा एक बार थम्स अप करें और नोट हो जाए तो बताइए। एक बार सभी दोस्त बताएं कि हाँ मेरी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। अब हम चलेंगे ऊर्जा के प्रकार पर। हेडिंग डालोगे आप ऊर्जा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उसको पढ़ने के लिए मुझे चाहिए होंगे कम से कम 25 मिनट, क्योंकि जब तक दोनों ऊर्जा एक साथ नहीं पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कौन सी गतिज और स्थितिज, हमारे सिलेबस में गतिज और स्थितिज हैं, उनको समझने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारे पास शायद कितने मिनट बची हैं, 10 मिनट। तो अगर आप कहें तो आधा आप पढ़ लें आधा कर, लेकिन मुझे तो उसमें डिस्टर्बेंस लगता है क्योंकि फिर से मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और अगर आपकी इजाज़त हो तो इस सेशन को यहीं तक रोक दें और फिर हम इस टॉपिक को कल ही शुरू कर लेंगे। एक साथ ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कार्य के तो प्रीवियस ईयर हमने कर लिए, 2 सवाल आए हैं। बाकी ऊर्जा और शक्ति के भी कल प्रीवियस ईयर कर लेंगे। वैसे प्रीवियस ईयर की कभी चिंता मत करो, मैं कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, आपको उसके बनने वाले सवाल खुद ब खुद कर दोगे आप। देखो भगत सिंह भैया का स्क्रीनशॉट दो, 21 डेट की क्लास। ठीक है, अगर कोई क्लास अपलोड नहीं हुई है तो मैं डाल देता हूँ, सारी क्लास तुरंत अपलोड करवा दी जाएंगी। एक बार सभी बता दीजिए भाई, अगर अभी करवाना है अभी, नहीं तो कल, आपकी इजाज़त से कर लेंगे जो भी हो। कहीं आपको लगे मास्टर को कुछ काम होगा तो मुझसे ही कह दिया। चलो कल कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे हैं, वेरी गुड। मेरे हिसाब से तो कल ही करेंगे क्योंकि फिर आधा रह जाएगा, है ना। तो कल करते हैं सेशन को। आशा करता हूँ कि कार्य भी आपको कुछ डिफरेंट तरीके से समझ में आया होगा। जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे और जिन्होंने कहीं मुझसे पहले पढ़ा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ी गहराई में यहाँ गया हूँ। हम कांस्टेबल स्तर पे कार्य के प्रकार गहराई में नहीं पढ़ते, हम बस कार्य की परिभाषा पढ़ते हैं। लेकिन लोको पायलट के स्तर पे, टेक्नीशियन के स्तर पे विज्ञान थोड़ी गहराई में पूछा जाता है, तो हमें कार्य के प्रकार को भी अच्छे से समझना है और पढ़ना है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल, अच्छे से मेहनत करते रहिए। यार देखिए 2 मिनट आज हमारे पास है तो मैं ज़रूर आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी सिलेक्शन लिया है, मैं भी उस राह से गुजरा हूँ। मैंने भी तमाम उन चीज़ों में कार्य अपना टाइम वेस्ट किया है जिनमें एक स्टूडेंट करता है। लेकिन किसी ने कहा था कि या तो आप अपना समय वेस्ट करो फिर सीखो, या फिर आप किसी ऐसे बंदे से मिल लो जिसने पहले समय वेस्ट कर रखा हो। तो अगर आप मान लो मेरी बातें सुन लोगे तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट होने से बच जाएगा। उसमें मैं कहूँगा कि यार तुमने ना अगर तैयारी करने का मन बनाया है तो तुम 2 चीज़ों की हेल्प ले रहे होगे। एक तो अपने घर के फाइनेंस की, फाइनेंस का मतलब पैसे की मदद तुम्हें ज़रूर लग रही होगी। दूसरा, चाहे वो जो भी खर्चा हो, तुम्हारा व्यक्तिगत खर्चा है, फ़ोन का खर्चा है, लाइब्रेरी का खर्चा है। दूसरा, तुम उससे भी ज़रूरी, पैसे से भी ज़रूरी, तुम अपना समय लगा रहे हो। और तुम्हारा ये जो समय है ना, तैयारी करने वाला समय है, ये वाकई एक गोल्डन है, एक गोल्डन टाइम है। लिख के ले लो, तुम ज़िंदगी में कहीं किसी भी जगह पहुंच जाना, ये समय कभी वापस नहीं आएगा। ये समय वो है जो तुम्हें आकार देता है, तो तुम्हारी आने वाली लाइफ को शेप देता है, साइज़ देता है, आकार देता है, आकृति देता है। आज तुम जिन चीज़ों पे अपना समय लगाते हो वही चीज़ें ज़िंदगी भर तुम्हारे हिस्से में आएंगी। अगर आप फालतू की चीज़ों में समय लगाते हो तो फालतू ही चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगी। अगर
आप अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता पढ़ाई को देते हैं तो मेरा वादा है कि ये पढ़ाई, ये कलम ऐसी चीज़ है तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगी। और हो सकता है कि तुम सोचते हो मेरी 1 साल में नौकरी लग जाए, तो 1.5 में लग जाएगी, 2 में लग जाएगी, या 1 साल की जगह 10 महीने में लग जाएगी, लेकिन लग जरूर जाएगी और वैसी ही लगेगी जैसा तुम सोचते हो। हो सकता है पहली नौकरी वैसी ना लगे, लेकिन अगर मान लो तुम ऊंची नौकरी की सोच रखते हो और तुमने अभी चाहे जो जैसी नौकरी मिली वो पाली, क्योंकि सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए बेरोजगारी का ठप्पा दूर करना। तुमने चाहे जैसी नौकरी पाली तो फिर भी तुम रुकोगे नहीं और उस नौकरी को लेके रहोगे, ऐसा मेरा तुमसे वादा है। तो अपने समय को ऐसी चीज़ों पे लगाओ जो चीज़ें, जिन चीज़ों में तुम अपना कल देखना चाहते हो। बस मैं ये नहीं कहूँगा कि हो सकता है तुम नौकरी में कल ना देखना चाहो। भाई कोई चाहता हो कि मैं तो मौत को कुएं में गाड़ी चलाने का काम करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, अपना फिर मज़े करो, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम 4 6 10 दिन में सीख ही जाओगे। लेकिन अगर तुम वाकई एक गवर्नमेंट जॉब के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं डरा तो नहीं रहा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं भाई ये भी कहूँगा, मैं थोड़ा फैक्ट पे बात करता हूँ। मैं ऐसे हवाबाजी में बात नहीं करता कि 4 लाइन सुना दूँ तो मैं लगे भैया सिकंदर हम ही हो गए। मैं कहूँगा सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है, अगर होता तो सब ले लेते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक मेहनत के अच्छे खासे रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा। और इस फैक्ट को, इस प्रैक्टिकल को जब तक अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करोगे तब तक तुम हर मतलब अपना समय ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे। तो समय को अपनी ज़िंदगी के एक अपनी ज़िंदगी के एक समय के बड़े हिस्से को पढ़ाई पे लगाओ, वाकई निश्चित रूप से ही तुम बहुत आगे चले जाओगे। चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें तो आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन लास्ट में पूछना है। ऐसे पर्सनल सवाल पढ़ाई वढ़ाई से कैसे करने हैं, क्या टाइप है, टॉपिक से हट के जो भी सवाल हों उन्हें आप लास्ट में मुझसे पूछ लिया करें। मुझसे जो संभव जवाब बढ़ेगा मैं उसका आपको ज़रूर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।